जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की। हाँ जी। सर यूट्यूब चैनल पे काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, जैसे कि यात्रा मतलब कैसे करनी चाहिए, क्या खाएं, कहाँ कहाँ पे परेशानी आती है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ना। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मतलब कमेंट आ रहे हैं। अच्छा। तो आपने जैसे कई सारी वीडियो में आपने बताया कि आप मतलब 12-13 साल से यात्रा कर रहे हैं, तो आप अपना अनुभव भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, वैसे तो जितने साल से यात्रा कर रहा हूँ हर बार का मतलब सिर्फ 40% ही अनुभव मिलता जुलता होता है। बाकी जो 60% अनुभव होता है या एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है यात्रा के हिसाब से और कंडीशंस के हम्म। हिसाब से, मौसम के हिसाब से। तो ऐसा नहीं कर सकते, पर मैं आपको ये मतलब एक आइडिया जो मैं आपको मतलब जितना मुझे याद आएगा उतना इस वीडियो में बताता चलता हूँ। और मैक्सिमम मैं लूंगा पिछले साल की यात्रा ले लेता हूँ कि पिछले साल जो हमने यात्रा की थी उसके हिसाब से मैं आपको बताता चलता हूँ। पर जरूरी नहीं कि हर यात्रा वैसी हो, पर हाँ 40% मिलती जुलती होती है सारी यात्रा, 60% हर बार नया होता है। ठीक है, तो ठीक है, उससे कुछ ठीक है, आइडिया हो ठीक है। जाएगा। तो जैसे हम बात करें कि नई दिल्ली से हम चले थे, तो नई दिल्ली से ट्रेन हम्म। में बैठे उधमपुर उतरे। उधमपुर उतरने के बाद हमारा प्लान था कि 8-9 बजे हम निकल हम्म। जाएंगे, लेकिन हमें दस हम्म। ग्यारह उधमपुर में बज गए। रीजन ये था कि RFID टैग पिछली बार से नया शुरू हुआ था और हमारे 400 यात्री थे, फिर भी हमने लाइन लगा के बहुत जल्दी जल्दी किया। जब भी हमें 10:30-11 बजे बज गए थे निकलते निकलते, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम ठीक। पहलगांव टाइम से पहुंच पाएंगे। फिर भी भोले बाबा जी के आशीर्वाद से रास्ता साफ मिला और हम शाम को ही हम्म। कोई 4-4:30 बजे पहलगांव पहुंच गए। पहलगांव पहुंचने के बाद हमने अपना जो स्कैनिंग होती है, बसें वहाँ से बसें खाली करनी पड़ती है और अपना जो हम्म। बैग वगैरह होते हैं उनको स्कैनर मशीन में डाला, एक्सरे मशीन जो होती है उसमें स्कैन होता है, उसमें डाला और हम्म। बैगों को चेक करके बाहर आए। तो बाहर बस वालों को वहां से भेज दिया गया था पार्किंग में। तो कुछ यात्रियों का हम्म। सामान बसों में रह गया, फिर दोबारा पार्किंग हम्म। में गए, उनका सामान लेके आए। फिर बेस कैंप के बाहर लाइन लगी, उस लाइन में लगे हम, और लाइन में हम्म। लगने के बाद फिर बेस कैंप के अंदर एंट्री हुई। फिर दोबारा वहाँ बेस कैंप में अंदर जाने के बाद सामान चेक होता है। अंदर जाने के हम्म। बाद आदिल भैया से हमने एडवांस में टेंट बुक करा रखे थे, जिसकी वजह से हमें हम्म। परेशानी हुई। फिर 10-10 बंदों का ग्रुप बनाना, क्योंकि हमें तो जगह वहीं पे मिली जहाँ पे बेस कैंप का मेन गेट था। हमने वहीं पे सब खड़े थे, मेरा वेट कर रहे थे। जब मैं लास्ट में गया तो 10-10 बंदों का ग्रुप बनाया, फिर आदिल भैया के पास साथ भेजते रहे। तो वहाँ पे भी 2-2.5 घंटे हमारे पूरे खराब हो गए। इस बार हम यही प्लान करेंगे कि सब अंदर जाके अपने अपने टेंट ढूंढ लेंगे। जैसे एक लोकेशन में बहुत सारे टेंट खाली हैं, तो पूरे का पूरा ग्रुप हम्म। जाके वहाँ पे 10-10 बंदों का अपना अपना टेंट ढूंढ लेगा। तो ये 2 जो घंटे खराब होने वाली कहानी है ये बच जाएगी। दूसरा क्या है, जो बसों में सामान है वो सारे का सारा हम पहले ही निकाल लेंगे, ताकि बसें जब हम्म। पार्किंग में चली जाती हैं तो कौन जाएगा पार्किंग में। फिर किसी एक यात्री का हम्म। भी सामान 10 का भी रह गया तो मुझे बोलते हैं कि भैया पार्किंग चलो हमारे साथ, हमारा सामान रह गया है। तो सबको बोल दिया जाएगा कि यहीं से सारा सामान निकाल दो और अपने बैग उठा के सीधा बेस कैंप के अंदर चलो। तो बसों का चक्कर खत्म हो हम्म। जाएगा, जो पिछली बार फेलियर हुए या परेशानियां हुई हैं उनको हम्म। ध्यान में रखते हुए। उसके बाद बेस कैंप ठीक है। में गए, अपने अपने टेंट ढूंढे। टेंट ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया, फिर खाना खाया और फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश होने चले गए रात को 11:30 बजे के आसपास। फ्रेश व्रेश हुए, आए, फिर लेट गए। फिर रात को 2 बजे दोबारा उठे, फिर वॉशरूम वगैरह गए, फिर हाथ मुंह धोए। नहाया नहीं मैं तो, कुछ लोग हमारे ग्रुप के हम्म। नहाए थे। फिर रात को 2 बजे करके हम 3 बजे लाइन में सबसे आगे हमारा ही नंबर था, मतलब सबसे आगे हमारा ग्रुप था। 3 बजे लाइन में लग गए और 3 बजे लाइन में लग के अपना जाप करते रहे 4 बजे तक, 5 बजे तक। 5 बजे वहाँ पे आर्मी आनी शुरू होगी, CRPF वगैरह जो भी होती है, और उन्होंने बोला कि गेट खोलेंगे। तो हमें उम्मीद थी 5 बजे गेट खुल जाएगा। तो उसके बाद जयकारे लगने शुरू हो गए। पीछे जो यात्री सुबह सुबह लाइन में आगे लग जाते हैं, जो बैरियर लगा हुआ है ना जिसमें वो लोहे के लगे हुए लाइन बनी हुई है, तो आपने वीडियो हम्म। में देखा होगा। हमारी सब बंदे लाइन में लग गए थे सुबह सुबह, तो वो बैरियर हमने वीडियो भी डाली थी वहां से अपडेट। तो उसमें जो बैरियर के अंदर आते हैं वो तो सेफ रहते हैं, उनको कोई टेंशन रहती। लेकिन जो बैरियर से बाहर लाइन में रखते हैं वहाँ बहुत धक्का मुक्की होती है। तो कई लोगों की लड़ाई धक्का मुक्की, और वहाँ पे क्योंकि कोई भी आके बीच में घुस जा रहा था और लाइन एक लाइन की जगह 4-4 5-5 लाइनें बन गई। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए, सोना तो रोज घर पे है ही, अगर आप रात को 2, ढाई, 3 बजे उठ के भी लाइन में लग जाते हैं तो आप सेफ रहते हैं। आराम से बैग रखो अपना, नीचे जमीन में बैठ जाओ। फिर आपका कोई दोस्त जा रहा है, वो चाय लेके आ रहा है, वॉशरूम जाना है तो चले जाओ। लेकिन वो बहुत सेफ हम्म। रहता है जब आप बैरियर के अंदर आ जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बैरियर के अंदर लग जाए। अगर ना भी लग पाए और हम लाइन से बाहर होते हैं, फिर कोशिश ये करते हैं कि किसी को बीच में घुसने न दें। हम्म। अपने भी यात्री आए तो फिर वो पीछे ही लगे लाइन में, किसी को घुसने दें, क्योंकि एक भी यात्री घुसेगा तो पूरा सिस्टम चेंज। पीछे जब आप आगे से सिस्टम ठीक रखेंगे, पीछे लड़ाई झगड़ा होता रहे, हमें क्या लेना है ना, समझ रहे मेरी बात आप? हाँ जी। उसके बाद वहां से 5:30 बजे उन्होंने छोड़ा। जैसे ही उसमें क्या हुआ था कि हमारे 60% यात्री तो हमारे साथ ही थे, जो बहुत सोने वाले हैं और जिनको जगाना पड़ता है बार बार, वो सोते रह गए टेंटों में।
वो सोते रह गए तो सोते रह गए। वो उनको फिर जब वो उठे 5:30 बजे तो उनको लाइन लगी जाके 400-500 यात्रियों के पीछे। हम फटाफट बाहर पहुंचे, हमने अपनी जो गाड़ियां खाली मिली फटाफट हम चले गए। इतने में औरों की गाड़ियां कराई, इतने में वो यात्री भी आ गए। फिर हम उनकी भी गाड़ी, वो गाड़ी तो मिलती रहती है वहाँ पे, वो इकट्ठे पहुंचे। फिर उसके बाद भी हमारे 40-50 यात्री सोते ही रह गए थे। कोई वॉशरूम में था, कोई कहीं था, उनको हमने छोड़ दिया वहीं पे। क्योंकि मेन देखा जाता है ग्रुप का। अगर 60% 70% ग्रुप आगे निकल गया तो 30% लोगों के लिए रुकना बेवकूफ़ी होती है। फिर हम चंदनाबाड़ी पहुंचे। चंदनाबाड़ी में भी हमारी लाइन लग गई सेम ऐसे ही। सारे यात्री सबके सब इकट्ठे लग गए लाइन में एक साथ, और यात्रा शुरू करने के लिए आगे सामान चेक कराया। फिर चंदनवाड़ी में मैंने पहलगांव में कुछ भी नहीं खाया था। चंदनवाड़ी में हल्का फुल्का एक्चुअली होता क्या है, पहलगांव में लाइन में लगना बहुत जरूरी होता है। तो लाइन में लग के ऊपर पहुंचे चंदनवाड़ी में। तो चंदनवाड़ी में कोई लाइन नहीं होती है। चंदनवाड़ी में भंडारे हैं, इधर हैं उधर हैं। तो जैसे चंदनवाड़ी का चढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे भंडारे हैं, 5-6 भंडारे हैं। तो भंडारे वाले आपको सड़क में ही टॉफी, चने, फ्रूट चाट, खीर देते रहते हैं। तो हाँ, हर बार का ये वो बेचारे वहीं से देते रहते हैं। आपको भंडारे के अंदर जाने की जरूरत नहीं, भंडारे में काफी भीड़ होती है। तो चलते चलते आपने कुछ खट्टा मिट्टा पकड़ लिया, खीर खा ली या कोई चाट खा ली, बस 2 चीजें बहुत है मेरे हिसाब से। तो अगर रस और फैन खा लिया, जिसको चाय पीने का शौक है, रस और चाय ले ली तो वो भी बहुत बड़ा अच्छा है। या खीर की एक कटोरी खा ली तो बहुत है, सफिशिएंट है, कुछ नहीं करना। बॉडी में इतनी एनर्जी होती है। और एक आधी टॉफी जेब में डाल ली उनसे लेके, वो भी काफी है। उसके बाद चढ़ते हैं हम पिस्सू टॉप की चढ़ाई। ठीक है, वहां से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद हम लाइन लगाते हैं सभी यात्रियों की, और बोल दिया जाता है कि सब लोग यहाँ पे लाइन में ऊपर लग जाओ और अपने अपने पिट्ठू करो। तो हमारे जैसे मैंने पिट्ठू वालों से 2-3 पिट्ठू वालों से बात की तो मुझे रेट का आइडिया लग गया कि पिट्ठू वाला शेषनाग जी का इतना ले रहा है। ठीक है, तो वो हमें महंगा पड़ रहा था। फिर हमने घोड़े वाले से बात की तो घोड़ा हमें 4,000 रुपए में ले जाने को तैयार था। पिट्ठू वाला वही 1,800 रुपये मांग रहा था। और घोड़े में 10 बंदों के बैग आराम से एक बारी में आ जाते हैं। फिर हमने वही कहा कि भैया पिट्ठू का रेट है 1,800 रुपये, घोड़े का है 4,000 रुपये, और घोड़े वाला कम से कम भी 40 किलो सामान उठा लेगा। 30 से 40-35 किलो सामान उठा लेगा। तो जिसको घोड़ा करना है वो घोड़ा कर लो। जैसे 5-6 यात्री इकट्ठे हैं, जैसे वहां पे ग्रुप बन जाते हैं ना, जैसे 5-6 यात्रियों का ग्रुप बन गया इकट्ठा, तो वो एक घोड़ा कर लो। जो 5-6 यात्री है वो पिट्ठू करना चाहते हैं, पिट्ठू कर लो। तो सभी यात्रियों को हमने बताते था, और वीडियो में बता रखा है कि जो भी आप घोड़े पिट्ठू करेंगे उनका आई कार्ड वगैरह आपको लेना है, उनका फोन नंबर लेना है। तो ऐसे सब लोगों ने अपने घोड़े पिट्ठू कर लिए जिनके करवाने थे। आप मान के चलो 400 यात्रियों को कराएंगे तो 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। तो सबको पहले बता दिया जाता है, रेट का कंफर्म होता है, उस टाइम वहाँ पे खड़े होते हैं। सबको अपना अपना करना होता है, आई कार्ड लगना होता है, लाइन में लगना होता है। अपना अपना करके लाइन में लगना, जितनी देर में हम लोग करते हैं इतनी देर में बाकी यात्री भी कर लेते हैं। और वहाँ से फिर कारवां चलना शुरू होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिर पिस्सू टॉप की चढ़ाई से पहले एक बार आपके परमिट चेक होते हैं। कई बार नीचे पहलगांव से जब गाड़ियों में जाते हैं, जब भी चेक हो जाते हैं, वहाँ पे भी चेक होते हैं पुल के ऊपर, और ऊपर भी वहाँ पे आपका एक परमिट फाड़ के वो अपने पास रख लेंगे। बाकी फिर आपको चलना है। तो पिस्सू टॉप की चढ़ाई से सभी यात्री बहुत डरते हैं, और हमारा मेन मकसद रहता है कि पिस्सू टॉप की चढ़ाई यात्री ने कर ली आराम से तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे तो प्लेन ही है। तो हम कोशिश करते हैं कि पिस्सू टॉप को बहुत आराम आराम से और जयकारे लगाते लगाते स्टेप लेते लेते आराम से चढ़ें। और जो भी किसी को वॉशरूम जाना है, कुछ भी जाना है, तो पहलगांव में अपना फ्रेश हो ले, क्योंकि चंदनवाड़ी में आगे फिर इतनी सुविधाएं हैं भी नहीं। अगर किसी को हुआ तो चंदनवाड़ी में होगी, फिर आपको पिस्सू टॉप पे मौका मिलेगा। ठीक है, तो मैं तो पहलगांव में जो फ्रेश हो गया। उसके बाद फिर अपना एक कटोरी खीर की ली बस, और उसके बाद चलना शुरू किया। और चलते चलते फिर पिस्सू टॉप की चढ़ाई हमने बड़े आराम आराम से सबको लाइन में लगा लगा के, जहाँ घोड़े आ रहे हैं निकल निकल के, बड़े आराम से पिस्सू टॉप की चढ़ाई चढ़ के ऊपर पहुंच गए। वहाँ पे फिर ग्रुप फोटो ली, और हमें लग गए थे 2 घंटे लग गए थे पिस्सू टॉप चढ़ने में। पिस्सू टॉप चढ़ते ही सबसे पहले वॉशरूम गए ऊपर, हाथ मुंह धोया अपना। फिर भंडारे में मतलब सांबर और एक इडली, बस इतना खाया, नमकीन। उसके बाद अपनी पानी की बोतल भरी, और जो भी चंदा सबका डालना होता है भंडारे में, हमारे भैया जी ने वो डाला। और उसके बाद फिर वहां से पानी की बोतलें लेके फिर निकल के अपना फिर आगे निकल गए। अगले भंडारे में एक बर्फी का पीस मिल रहा था, कोकोनट बर्फी, वो खाई मैंने बस। तो देखिए खाना बहुत कम होता है, ज्यादा खाने से फर्क नहीं है। एक कोकोनट बर्फी खाई और वहां से फिर आगे निकल गए। ये खाना भोज भंडारों में जो प्रसाद है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इतना थकने के बाद, इतना चलने के बाद हमें लगता है कि ज्यादा खा लें, पर ज्यादा खाएंगे तो आलस आएगा और बाद में फिर हमें दिक्कत भी होगी। तो ज्यादा नहीं खाना है, इतना मिनिमम बहुत होता है खाने के लिए। ठीक है, तो एक बर्फी का पीस खाया और वहां से फिर कंटिन्यू चलना शुरू हो गया। हमने अपनी पानी की बोतलें हमने पिस्सू टॉप भंडारे में भर ली। ठीक है, उसके बाद चलते रहे, बीच में कहीं रुकना था तो जैसे मुझे पता होता है कि कोई थक गया तो उसको आगे बुला लिया, फिर उसके हिसाब से चलते रहे। फिर आगे आता है जोजीवाल भंडारा। फिर सेम जोजीवाल भंडारे में गए, वहाँ पे डांस किया हर साल की तरह। वहाँ डीजे बीजे लगे होते हैं, सभी लोगों ने डांस किया। वहाँ पे हम कम से कम भी आधे घंटे का वो लेते हैं गैप। तो सबने अपने जूते वूते खोल दिए, क्योंकि सुबह से जूते पहने हुए थे तो पसीना, जूते खोल के कई लोग धूप में लेट गए।
मैं भी लेट गया 15 मिनट के लिए, हल्की झपकी ले ली, उसके हाथ मुंह धोए, फिर वॉशरूम वगैरह गए। फिर वहाँ पे हमने क्या था वहाँ पे, हाँ वहाँ पे वो था कहते हैं आपका दलिया टाइप का लिया, और पानी पिया, नींबू पानी भी था वहाँ पे, वो पिया, और लिक्विड डाइट लेके पॉपकॉर्न का एक एक पैकेट लेके वहाँ से पॉपकॉर्न खाते हुए निकल गए। वहाँ पे डांस किया कम से कम 1 घंटा जोजीवाल भंडारे में देते हैं अगर आप बिल्कुल टाइम से हो तो। आधा घंटा रुके, आधा घंटा खाना पीना वॉशरूम में। जोजीवाल भंडारे में भी वॉशरूम की अच्छी सुविधाएं हैं साइड में, तो वहाँ पे भी जाके भी वो कर सकते हैं। पर वॉशरूम जाते समय मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, पुरानी वीडियो अगर सभी यात्री देख लेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उनका लिंक दे देंगे। वॉशरूम के आसपास खड्डे होते हैं जिसमें कि वेस्ट जाता है, तो उनको सिर्फ टीन से ढका जाता है। तो आप जब वॉशरूम जाएं तो बड़े ध्यान से जाएं, पीछे की तरफ ना जाएं या आगे की तरफ ना जाएं, जिससे कि आपका पैर उसमें पड़ जाए और आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो उसके बाद पॉपकॉर्न खाया और वहां से फिर आराम आराम से निकल के फिर अपना शेषनाग जी पहुंचने वाले थे। सब मैक्सिमम भक्तों की हालत खराब होगी, हवा चलनी शुरू होगी, शाम का टाइम हो गया, तो फिर बड़े आराम आराम से बड़ी हिम्मत करके शेषनाग जी पहुंचे। और फिर शेषनाग जी में टेंट ढूंढना, और सबसे बड़ी बात जो घोड़े किए थे, घोड़ों पर पूरे टेंट के थे, वो सब यात्री अंदर चले गए और कोई बाहर अपने बैग लेने आया ही नहीं। फिर मैं और एक भैया लोग वहां खड़े रहे कम से कम भी 2 से ढाई घंटे बैगों के पास। फिर कुछ भक्त थे वो अंदर जाएं, क्योंकि शेषनाग जी में बड़ी मुसीबत होती है कि एक बार आप बेस कैंप के अंदर चले गए तो बाहर आने के लिए बड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि एक ही गेट है, एक ही गेट से जाना उसी से आना, तो चेकिंग होती है बेस कैंप के अंदर, और वो जरूरी भी है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी यात्री ऐसे हैं जो फटाफट अंदर जाने की ना करें, अपना बैग उठा के सामान लेके ही अंदर जाएं। ठीक है, आप एक यात्री को भेज दें अंदर कि वो टेंट बुक कर लेगा जिससे आपको भरोसा है, और उसने टेंट बुक कर लिया तो झंडा लगा देगा, या वो टेंट बुक करके आप लोगों को लेने आ जाए, या 3 यात्री अंदर जाएं, वो टेंट बुक कराए और फिर आप लोगों को लेने आ जाए। सामान बाहर छोड़ के ना जाए, क्योंकि सामान बाहर पड़ा है, फिर आप अंदर जा रहे हैं, फिर अंदर से दोबारा बाहर सामान उठाने आ रहे हैं, काफी आप भी थके, वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं ठीक ठाक पहुंचते पहुंचते ना। तो कोशिश करें सब लोग बाहर ही खड़े रहें, अपने अपने बैग उठाएं, फिर अंदर चले, फिर टेंट देखें वहां पे, और जो टेंट पसंद आए सब लोग उसमें बैग रख के अपना रुक जाएं। तो वहां पे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। फिर मैंने ठंड का टाइम भी था, हवा भी चल पड़ी थी, फिर वेट किया। फिर दोबारा बेचारे जो सेवा समिति के सदस्य हैं उन्होंने 2-2 चक्कर लगाए, सबके बैग रखे अंदर, फिर दोबारा आए। फिर प्रसाद भी था हमारे पास, उसको भी दोबारा लेके गए अंदर। तो हमारे लिए काम थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम कहते हैं जो सेवादार हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो जो बिल्कुल फिट हैं, जैसे हमारे ग्रुप में जो एक सुपर फास्ट गाड़ी है विशाल भैया, वो चाहे 10 चक्कर लगाए चाहे 5 चक्कर लगाए, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। और उन्हीं के दम पे मतलब हम इतना भंडारा वगैरह, नहीं तो हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम अपना भी बैग उठा के अंदर ले जाए। तो कोई कोई भक्त होते हैं जिनके अंदर स्टेमिना अच्छा होता है, हर कोई ऐसे भक्त हो तो वो बात करके और बता सकते हैं हमें, ताकि उन्हें हम भंडारे वगैरह की सेवा दे दें। फिर बस शेषनाग जी में आज तक का रिकॉर्ड है, सिर्फ एक बार ही खाना खाना गया था 12-13 साल में। फिर खाना खाने नहीं गए, वहीं मैगी बनवाई टेंट वाले से सबने, किसी ने 1 प्लेट किसी ने 2 प्लेट, और मैगी खाई, और वॉशरूम गए, अपनी पानी की बोतल भर के लाए और सो गए फटाफट। शेषनाग जी में अब आज तक कभी हमारे ग्रुप ने रात को खाना बहुत कम खाया है। कुछ यात्री हैं जो रात को खाना खाने जाते हैं, पर हमने तो कभी नहीं खाया, ना ही खाते हैं। एक आधी बार कभी खाया हो तो नहीं, एक ही बार खाया था मुझे याद है। बाकी क्योंकि शेषनाग जी में बेस कैंप से बाहर आना रात को, फिर बाहर आके भंडारे में जाना ठंड में, फिर भंडारे से वापिस आके सोना, इतनी हिम्मत नहीं होती है, पूरा दिन भाग भाग के बोल बोल के हालत खराब हो जाती है। तो शेषनाग जी में हम मैगी खाते हैं, टेंट वाले को बोलते हैं मैगी बना दे भैया, और मैगी खाते हैं। हाँ, कुछ यात्री हमारे ग्रुप के घर से कुछ छोटा मोटा बना के ले आते हैं, नमकीन, नमक पारे वगैरह। पिछली बार क्या क्या था हमारे पास, हाँ मट्ठी थी, बर्फी थी, तो सबने 2-2 पीस खा लिए। वो सब पता पूछ लेते हैं पहले कि बना के ले आते हैं, तो जिसके पास जो होता है वो सब मिलजुल के खा लेते हैं। तो आप भी अपने घर से, जैसे दीदी गई थी वो सेव ले आई थी, तो उन्होंने उन्होंने और उनके हस्बैंड ने एक एक सेव खाया और बस बात खत्म। तो इतनी जरूरत होती है, ज्यादा जरूरत नहीं होती है, रात को सोने तो था वहाँ पे। तो आप अपने घर से कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का नमकीन बना के, लेकिन बना के लाए उतना ही जितने आपको जरूरत है, सबके लिए बना के ना लाएं। क्या होता है सब अपना अपना लाए हों, फिर वो ढोते रहें या उसको फेंके तो बहुत मुश्किल है। अपने लिए लाएं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले आए, किसी को बांट दें आप, ठीक है, क्योंकि वो आपको पिट्ठू में उठा के तो चलना है पूरा नीचे से। ठीक है, तो ये हो गया। फिर शेषनाग जी में सो गए, फिर सुबह भी वही जल्दी, सुबह 4 बजे शेषनाग जी में उठे। जितना जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी वॉशरूम खाली मिलेंगे। उठे, वॉशरूम गए, फ्रेश फ्रेश हुए, ब्रश वगैरह किया, आए, हाथ मुंह धोए अपना। नहाता नहीं हूँ मैं, नहाता तो मैं घर में नहाता हूँ, फिर जाके सीधा बाबा जी गुफा पे नहाता हूँ। बहुत कम चांस है कि बीच में कभी मौका मिल जाए पहलगांव में, पर नहीं, फिर बाबा जी गुफा पे। फिर आते समय तो जहाँ जहाँ मौका मिले वहां नहाते रहते हैं, क्योंकि जाते समय रहता है कि ठंड लग गई, कहीं तबियत खराब होगी, सिर में दर्द हो गया, तो फिर दर्शन करने में दिक्कत आएगी। उठे, वही फटाफट जो टीम थी उसमें से कुछ बंदों को ड्यूटी दे दी गई कि आप पिट्ठू करो फटाफट। वो वहां से, पिट्ठू की बड़ी दिक्कत होती है, कई बार पिट्ठू वाले अंदर नहीं आते, घोड़े अंदर नहीं आते, सारा सामान बाहर लाना पड़ता है।
तो इस बार हम यही करेंगे, सब इकट्ठे होंगे, अपने अपने बैग लेके बाहर आएंगे और आगे तक चलेंगे, फिर आगे आके वहां से पिट्ठू करेंगे अंदर, क्योंकि जो बेचारे बाहर पीछे सेवादार रह जाते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। कई बार पिट्ठू वाला कहता है कि सारे बैग बाहर लाओ, अब इतने पूरे ग्रुप के बैग उनको उठा उठा के बाहर ढूंढने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। अब की बार बैग उठाएंगे, सब लोग इकट्ठे टेंट से निकलेंगे, बाहर सबके बैग रख देंगे, गेट से बाहर लाके फिर पिट्ठू वाले को पूछेंगे उठाने के कितने रुपए लेगा भैया। तो कुछ काउंटर में जो पिछली बार के मुकाबले इस बार हम मीटिंग करेंगे, उसमें बताएंगे यात्रियों को भी, और नए यात्रियों को बता रहे हैं कि अंदर पिट्ठू वाले नहीं आते हैं, आते भी हैं तो आपसे रेट कर लेंगे, फिर बोलेंगे हमें आने नहीं दिया जा रहा है, आप बाहर ले चलो बैग, क्योंकि पिट्ठू वाले को बाहर बैग उठाना अलाउड नहीं होता ना, क्योंकि गेट पे उससे पकड़ लेंगे तो सोचेंगे चोरी करके ला रहा है, ठीक है ना, किसी का बैग चोरी करके ला रहा है। फिर वहां से चले, वहां पे भी हमने फिर वही चाय रस या फिर चिल्ला विल्ला या डोसा बन जाता है सुबह सुबह वहां पे, शेषनाग से हल्का फुल्का खा के चलते हैं, क्योंकि आगे गणेश टॉप चढ़ना होता है। यहाँ तक आपको हल्का ही खाना है, शेषनाग जी में हल्का खाना है। फिर वहां से चलते हैं, जिनको घोड़े करने थे घोड़े कर लिए, हम पैदल चलते चलते पहुंचे जो गणेश टॉप का आपका गणेश टॉप से नीचे भंडारा है वहां पे फिर हमने खूब डांस किया, हर साल की तरह, जहाँ पे डांस का है जहाँ हो वहां पे हम डांस करते हैं भोले बाबा जी के भजनों पर। फिर वहां पे हमने थोड़ा अच्छे से खाया, ठीक ठाक, मतलब आप ये मान लो वहां पे क्या था, सांबर था, दाल थी और नमक पारे थे, ये सब खाया, चाय पी और डांस किया, फ्रेश हुए, पानी पिया, और फिर गणेश टॉप की चढ़ाई चढ़ी, बड़े आराम आराम से, बहुत आराम से चढ़ गए। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी जाके ऊपर जाके बैठते हैं, फिर वहां पे भंडारा भी बांटना होता है कई बार, तो भंडारा बांटते हैं, नहीं तो उसके बाद सीधा पोषपत्री भंडारे में। पोषपत्री भंडारे में आप अच्छे से खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपको सिर्फ प्लेन उतरना ही उतरना है, चढ़ना कहीं पे नहीं है, पर फिर भी उतना ही खाएं जितना हिसाब से खा सकते हैं आप ना। तो पोषपत्री भंडारे में पहुंचे, वहां पे भी फिर हमने वही अपना प्रसाद लिया, पोषपत्री भंडारे वाले जो सदस्य थे उनसे मिले, उन्होंने अपना भंडारा विजिट कराया, घूमे वहां पे, और वहां पे प्रसाद वास करने के बाद कुछ यात्री ने वहां पे सेवा भी की, और फिर 40 मिनट हम पोषपत्री भंडारे में हमने आराम किया, तब जिसने भोजन करना था, प्रसाद लेना था लिया, और उसके बाद पोषपत्री भंडारे से निकले और फिर हम चलते रहे पगतरनी के लिए। फिर पगतरनी पहुंचे, फिर वहां पे शाम होगी, पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है, लगता है कि उतरना उतरना, पर उतरने में भी कई बार दिक्कत हो जाती है। फिर पगतरनी से पहले एक भंडारा आता है, वहां पे भी चाय वगैरह पी और वहां पे भी भोले बाबा जी के भजनों पे झूमे, नाचे। जहाँ जहाँ हम हर साल झूमते हैं वहां फिर वो डीजे बजाई देते हैं, उनके उधर टोपी वाले आके तो डीजे बजना शुरू हो जाता है, फिर वहां पे भी भोले बाबा की एनर्जी मिल जाती है, डांस करे, थकान दूर हो जाती है। फिर वहां पे भी नाचे झूमे, और फिर पगतरनी टाइम से 4-5 बजे पहुंच गए। फिर वहां पे काफी दिक्कत आई, वहाँ यूनियन का पंगा था, यहाँ टेंट देंगे, वहाँ टेंट देंगे, फिक्स रेट है, पैसे ज्यादा मांग रहे थे। फिर जैसे तैसे करके जो हमारे साथ थे, कम से कम हमने वहाँ पे 12 टेंट बुक किए, और फिर सब वही रुके, और फिर पगतरनी में आराम से रुके, फिर भंडारा खाने गए। वहाँ पे फिर एक आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, उनको रात भर 2-3 घंटे ढूंढते रहे, वो नहीं मिली, कहीं सो गई थी। हमें किसने बताया कि उनकी तबीयत खराब है। इस भंडारे में वहाँ पहुंचे तो कह रहे कि वो अगले भंडारे में चली गई हैं। फिर अगले भंडारे में पहुंचे तो बोला पता नहीं कहीं सो गई हैं यात्रियों में, सुबह मिलना। तो हमने सुबह भी जाके ढूंढा, सुबह भी नहीं मिली हमें वो, लेकिन फिर रात को जाके वहाँ अच्छे से खाना खाया और सो गए। सुबह उठे, फ्रेश हुए, हाथ मुंह धोए, और अपना हम लेट निकले थे। लेट निकलने का कारण ये था कि हमें बाबा जी गुफा पे पहुंचना है और गुफा पे स्टे करनी, और दर्शन तो हमें वही 4-5 बजे लाइन में लगना है। तो हम निकले थे वहां से 6 से 7 बजे के बीच में। 7 बजे निकले, नाश्ता किया, 8 बज गए। 8 बजे एक भंडारे वाला भागता हुआ आया कि आपके टोपी वाली आंटी है वो बेहोश हो गई है पीछे, तो आप उनको देखिए। फिर उनको गए, उनको रेस्क्यू कराया, वहां से अनाउंसमेंट कराई, कोई बंदा नहीं मिल रहा था। दूसरी टीम को बोला कि पूरे ग्रुप को लेके आप चलो, हम इनको देख के आते हैं। तो इस बारी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस चीज के लिए हाथ जोड़ के विनती है, जो भी यात्री अकेले जा रहे हैं या 2 जा रहे हैं तो ठीक है, एक की तबीयत खराब हुई दूसरा संभाल लेगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, लेकिन जो यात्री अकेले जा रहे हैं उनसे मेरी विनती है, या तो वो हमारे साथ यात्रा में हमारे साथ रहें, जहां हम जाते हैं हमारे साथ रहें, तो हम उनकी टेक केयर। अब उन आंटी का क्या था कि अगर वो टाइम से हमें बताती थी तो उनको बेहोश होने की नौबत नहीं आती। वो रात को किसी भंडारे में रुकी रही, वहां सो गई, उनको पता है कि एक भी टोपी वाला किसी भंडारे वाले को बोलती कि टोपी वाले को बुला दो हमारे पास, तो हम उनको रात को यहाँ से ले आते, रात को मेडिकल रूम ले आते, रात को ट्रीटमेंट हो जाता, वो दर्शन भी कर पाती। पर वो रात को अपना खाना भी ना खा के सो गई, टेंशन फ्री हो गई, लेकिन सुबह जब बेहोश हो गई वो, तो भंडारे वाले भागते हुए आए, उन्होंने देखा कुछ ऐसी बात ना हो जाए तो फटाफट ग्रुप के लोगों को बताओ। फिर वहां से कोई उठाने वाला नहीं, फिर हम वहां से टेबल के ऊपर उठा के लाते, टेबल से गिर गए, फिर एक टीम आई, उनको दिया। फिर उन्होंने भी क्या कहा कि आप में से एक यात्री को नीचे जाना पड़ेगा इनके साथ। अब या तो मैंने शुरू में कहा है कि आप या तो डबल, मतलब 2 यात्री आए या 3 यात्री आए अपने घर से, ताकि ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो आपकी फैमिली मेंबर आपके साथ हो। वहां पे कौन जिम्मेदार होगा, या नहीं है तो आप फिर हमारे साथ यात्रा में रहें,
तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अगली बार से कोई भी यात्री ऐसा होगा तो फिर हम उसको पीछे छोड़ देंगे, या तो आप हमारे साथ हैं, क्योंकि सभी यात्री बेचारे दर्शन करने के लिए आए हैं, और अगर ऐसे 2-3 यात्री भी हर साल हो गए तो फिर दर्शन जो नए यात्री हैं उनके लिए बड़ी परेशानी होगी। फिर वो तो ग्रुप था, चलो भैया लोगों को बोला आप ग्रुप लेके चलो, हम 6-7 लड़के नीचे रुके, उनका ट्रीटमेंट कराया, उनको ग्लूकोज चलाया, ऑक्सीजन चलाई, फिर उनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऊपर नहीं जा पाएंगे, इनको नीचे भेजना पड़ेगा। फिर उनके फैमिली मेंबर को कॉल किए, फिर वो आए, फिर एक बंदे को हमने 5,000 रुपये दिए और उनके साथ भेजा। रफीक भैया को फोन किया, कोई टेंट वाले भैया को 5,000 रुपये दिए हमने और उनके साथ नीचे भेजा। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, वो हमारा पहला ट्रायल था ऐसा, और आगे हमने सबको बता दिया वीडियो के माध्यम से भी कि या तो अपने फैमिली के 2 बंदे आए, तो एक बंदा आपके साथ रहेगा, आपके साथ नीचे भी जा सकता है वो, ठीक है, आपकी टेक केयर करेगा। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो फिर ग्रुप के बिल्कुल साथ रहे, ताकि आपकी ऐसी कंडीशन ही ना आए कि आपको बेहोश होना पड़े। ग्रुप आपके लिए उस टाइम पालकी कराएगा, घोड़ा कराएगा, कुछ ना कुछ देखेगा ना, और आप बिल्कुल ही बेहोश होंगे तो फिर हम क्या कर पाएंगे ऐसे में, तो बहुत मुश्किल होता है। तो काफी यात्रियों ने कहा कि अगली बार से अकेले यात्रियों को ले जाना बंद कर देते हैं, ये करते हैं, पर नहीं, भोले बाबा जी का आशीर्वाद है, जो अकेला है वो अकेला भी जाएगा, पर थोड़ा ध्यान रखें इन बातों का कि ग्रुप के साथ रहे, ताकि ऐसे कोई भी हालात आने पे, किसी तरह की परेशानी होने पे वो ग्रुप उनकी पूरी सहायता करे और ग्रुप की बात माने वो, ठीक है। फिर जैसे तैसे उनको वहां से बंदे को लेके उनको हेलीकॉप्टर की टिकट करवा के वहां से नीचे भेजा। फिर वो श्रीनगर गई, अभी ठीक है, वो अपने घर पहुंच गई, उनके यात्री लेने आ गए थे उनको, पर काफी ज्यादा परेशानी हुई इस चीज को लेके। फिर जैसे तैसे हम फटाफट हम पहुंच गए थे, 2-2:30 बजे हम बाबा जी की गुफा पे पहुंचे। हमारे पहुंचने से पहले ही 10 मिनट पहले भी हमारा ग्रुप पहुंचा था। फिर फटाफट वहां बैठे, अमर गंगा में स्नान किया, फिर आधे घंटे में तैयार हुए और बाबा जी के दर्शन के लिए चले गए। बाबा जी के दर्शन किए, दर्शन करके नीचे आए, फिर टेंट में रुके, अपना खाना वाना खा, वहाँ पे प्रसाद लिया, फिर टेंट में सो गए। सुबह चलने की तैयारी थी, लेकिन रात को इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई, और वो बारिश सुबह भी होती थी, जिसके चक्कर में यात्रा को रोक दिया गया। वहीं से हमारा प्लान थोड़ा सा बहुत ज्यादा चेंज हो गया। वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि कोई भी यात्री बालटाल से नीचे नहीं जाएगा, ना ही ऊपर आएगा, बस कहानी यहीं से सारी समस्या शुरू होगी। फिर 8 बजे भी अनाउंसमेंट होती रही, 9 बजे भी होती रही, हमारा सुबह 6 बजे निकलने का प्लान था। हमें वहां से छोड़ा इन्होंने 11 से 12 के बीच में, 11 बजे के आसपास, हाँ 11 बजे छोड़ा वहां से, और 11 बजे से लेके हमारे 2 तो जो काली माता का मंदिर है वहीं पे बज गए थे खड़े खड़े। थोड़ा सा और आगे चले, फिर 3-4, हम 4 मतलब आप ये लगाओ, हमें वहां पे शाम हो गई थी, हमारे 5 बज गए थे। 11 बजे से लेके 5 बजे तक हम काली माता के मंदिर तक पहुंच पाए थे। इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम वहां पे, और यात्री चल ही ना पाए, बहुत बुरा हाल। हम समझ गए थे आज रात को ही नीचे पहुंच पाएंगे। फिर हम चलते रहे, अंधेरा हो गया। पर अच्छी बात ये थी कि बालटाल रूट में लाइटें लग गई हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं है। नीचे से तो यात्रा उस दिन छोड़ी नहीं उन्होंने, जो यात्री ऊपर फंसे थे उनको निकाला। तो हम भी रात को जाके कहीं जाके मेरे ख्याल से 3, ढाई 3 बजे हम नीचे पहुंचे बालटाल। बालटाल में फिर हमने टाइम दिया था सबको यूट्यूब के माध्यम से कि 3 बजे हम पहुंच जाएंगे और 3 बजे वहां से निकलेंगे। फिर बस वाले को फोन किया कि भैया बस ही पार्किंग से निकाल के आप यहाँ ले आओ, बोला आर्मी वाले मना कर रहे हैं। तो पूछा कि सुबह कितने बजे कानवाई, बहुत सारी एक्चुअली क्या है, बैकएंड में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो यात्री को पता नहीं होता है, हमें पूछना पड़ता है कि सुबह कॉन्वॉय जाएगी नहीं जाएगी, भैया जाएगी तो कितने बजे जाएगी, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगी, बसों पे स्टिकर लग रहे हैं लग रहे हैं। तो बस वाले कह रहे नहीं लग रहे हैं, अभी मना कर रहे हैं कॉन्वॉय के लिए भी। तो मैं कहा बसें आ जाओ, बोला पार्किंग में आ जाओ। अब वहाँ पे नई नई 3 पार्किंग बना दी हैं, तो हम पार्किंग ढूंढने में ही हमें वहां से बालटाल से जैसे नीचे पहुंचे, फिर वहां पे बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगते हुए कम से कम भी ज्यादा ही तो 5-6 किलोमीटर हम लोग सभी लोग सामान उठा के अपनी बसों तक पहुंचे। जब बसों तक पहुंचे तो थोड़ा सा दिन निकल चुका था। फटाफट बसों में पहुंचे, अपने बैग निकाले, बसों से कपड़े निकाले, बसों में अपने गीले कपड़े जो थे सारे चेंज किए और बसों में बैठ गए। और इतने में ही कानवाई को छोड़ने का टाइम भी हो गया। फटाफट भगा भगी में कुछ यात्री सोते रह गए थे टेंटों में, वो भी भाग के आए, उनको भी बसों में चढ़ाया। जैसे तैसे जिसका कॉल आया, फिर सबको बसों में लेके हम पहुंचे पंथा चौक। तो हमारा प्लान था कि 10-11 बज गए, पंथा चौक पहुंच गए, अब यहाँ पे स्टे करेंगे आराम से, आज रात को कल सुबह निकलेंगे बस हमारी। जैसे पंथा चौक पहुंचे तो वहाँ बता दिया गया, वहाँ पे पुलिस ने जैसे अंदर जाने के बोला आप रुक नहीं पाओगे यहाँ पे, आप निकल जाओ, क्योंकि कल जो है हाई अलर्ट बताया गया है और लैंडस्लाइड वगैरह हो जाएंगे तो आप फंसे रह जाओगे, ट्रेन की टिकट भी मिस हो जाएगी आपकी। तो मैंने सभी यात्रियों को इकट्ठा किया, बताओ भैया क्या करना है। अगर कुछ यात्री हैं ऐसे रुकने वाले 30-35, तो बस छोड़ देते हैं उनके लिए, बाकी की बस ले जाते हैं। तो सबने कहा नहीं भैया निकल जाओ वहाँ से। लेकिन हाँ 4 यात्री थे, वो कह रहे थे हमें श्रीनगर घूमना है। तो मैं कहा फिर क्या करें, 4 यात्री आप रुक जाओ। बोला नहीं सब रुकेंगे तो हम रुकेंगे। वो रुके भी नहीं और फिर बस में रोते भी आए और औरों को भी परेशान करते आए, हमें श्रीनगर नहीं घुमाया, हमें श्रीनगर नहीं घुमाया। तो सब यात्रियों ने समझाया उन्हें कि श्रीनगर घूमना जरूरी नहीं था, दर्शन करने जरूरी थे। और हुआ वही,
हम निकले और फिर जाम में फंस गए आगे। हम शाम को 5-6 बजे वहीं फंसे रहे, पंथा चौक से आगे आके ही फंसे रहे। और रात को कहीं जाके हम जब खाना खाने के लिए हमें कोई गाड़ियां नहीं मिली, फिर एक भंडारे में रुके। और भंडारे में रुकने के बाद जब हम उस भंडारे में रुके तो भंडारे में रुकने के बाद हमें सोने की जगह नहीं मिली। फिर जैसे तैसे भंडारे वाले ने गद्दे बिछाए रात को 2-2:30 बजे, और हम 2-2:30 बजे सोए। हमने प्लान किया कि सुबह 6 बजे निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ड्राइवरों की दिक्कत, अब यात्री तो सिर्फ अपना देखते हैं, यात्री उस टाइम भी परेशान हो रहे थे कि नहीं हमें पहुंचा दो, हमें पहुंचा दो, हमें माता वैष्णो देवी पहुंचा दो, हमें उधमपुर पहुंचा। पर आप ये सोचो, जो ड्राइवर सुबह 5 बजे का उठा हुआ है बेचारा, और रात के 2-2:30 बज रहे हैं, वो गाड़ी कहीं उतार देगा नीचे खाई में, तो तुम्हारा क्या जाएगा। अब पूरे ग्रुप को दिक्कत होती है। अब हम तो हर चीज सोच के चलते हैं, एक ड्राइवर को नींद आ रही है, वो कॉल कर रहा है कि भैया कहीं भी रुकवा दो, कहीं भी रुकवा दो। अब जैसे गाड़ियां रुकवाई तो यात्री, अरे गाड़ी क्यों रुकवा दी, चलना था हमें तो यहाँ जाना था, हम माता वैष्णो देवी का प्लान है, हम लेट हो जाएंगे, हमारी ट्रेन है। अरे भैया आपका नहीं देखना है, सबका देख के चलिए। आप जो बंदा बस चला रहा है उसका भी देख के चलिए। ठीक है आपके ड्राइवर को नींद नहीं आ रही, मान लिया, लेकिन बाकी जो टीम और 7-8 ड्राइवर है उनमें से किसी को नींद आ रही है। ड्राइवरों ने बेचारों ने बस लगाई है वहाँ पे, फटाफट सो गए। उसमें कोई बुरा माने अच्छा माने, हम वही करेंगे जो सबके लिए अच्छा होगा और जो भोलेनाथ जी की इच्छा होगी। तो वहाँ पे इतने घंटे से कोई कंटिन्यू ड्राइवर जाम में फंसे हुए नींद आ रही है, तो हमें सुलाना जरूरी था। जब सुबह फिर हमने वहाँ से फटाफट आवाज, और यात्री भी थक जाते हैं बस में बैठे बैठे, ये होते हैं ग्रुप में 3-4 यात्री होते हैं, पता लग जाता है, वो शुरू में अभी से पता चल जाता है, या फोन पे बात करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो छोटी छोटी चीजों के पीछे कि पेमेंट कैसे करेंगे, हम आपको रेलवे स्टेशन आके दे दे पेमेंट, वो लग जाता है, नेचर का पता लग जाता है उनका। मुझ अभी जैसे अभी भी मेरे ग्रुप में 3 यात्री ऐसे हैं इस बार भी, तो उनका मुझे पता लग गया है कि वो अभी से शुरू आते हैं वो ना, कि पेमेंट हम, वो बहुत समझदारी दिखाते हैं अपनी, कि हम आपको रेलवे स्टेशन आके पेमेंट दे दें ताकि हम कैंसिल भी कर दें तो आपका नुकसान हो। अच्छा, वो बिल्कुल आपसे ऐसे पूछेंगे, हर चीज का फिक्स पूछ लेंगे आपसे कि आप यहाँ भी रुकोगे, आप वहां भी रुकोगे, हमने आपकी वीडियो देखी है। अरे भैया हालात भी होते हैं कुछ ना, तो सारा प्लान ही चेंज हो गया। फिर जैसे तैसे सुबह वहां से निकले और फिर दोपहर तक हम 10-11 बजे उधमपुर पहुंचे, और बाकी गाड़ियां हमने माता वैष्णो देवी जी भेजी थी। उसके बाद उधमपुर में अपना सभी लोग नहाए धोए। मैं कह तो रहा हूँ भोले बाबा जी के आशीर्वाद से इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि 100 में से 98% यात्री खुश होके जाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। जो 2% है उनके लिए आप अपना कलेजा भी निकाल के देख लो, कभी खुश नहीं होंगे वो, क्योंकि वो अपने घर में भी ऐसे ही होते हैं। वो घर में भी बस कमी ढूंढते हैं, करना कुछ नहीं है। वो अभी भी ऐसे यात्री ना, अभी भी कॉल करते हैं, तो सर हमने आपकी वो वीडियो देखी तो आपने बताया कि उधमपुर इतने में पहुंच जाएंगे। अरे भैया मैंने बताया, पर मैं भगवान से बड़ा खोड़ी हूँ, मैं एक इंसान ही तो हूँ। मैं एक इंसान, एक बात बता रहा हूँ आपको, और मुझे क्या जरूरत है आपको लेट करके जल्दी करके। पर हाँ, अगर मैं ग्रुप लेके जा रहा हूँ, ग्रुप लीडर भगवान ने मुझे बनाया, तो मुझे वही फैसले लेने हैं जो ग्रुप के लिए अच्छे हों, ना कि वो लेना है जो तुम्हारे लिए अच्छे हों। तुम आज रूठ रहे हो, तुम कल भी रूठे रहोगे, पर मुझे परमात्मा को नहीं रुठवाना है ना। समझ लो मेरी बात, मैं परमात्मा के लिए काम कर रहा हूँ और भक्तों के लिए काम कर रहा हूँ। आपके चक्कर में 50 यात्रियों को बलि चढ़ा दूं, वो थोड़ी काम करना है मुझे, कि आपको खुश रखने के लिए मैं बाकी यात्रियों को वो कर दूं मैं, है ना, तो वो नहीं करूंगा मैं। तो वो नहीं हो पाएगा। ऐसे कुछ यात्री होते हैं कि नहीं, अपना अपना देखते हैं, बस आपको चुपके से कहेंगे भाई साहब आप ऐसा कर लो। अरे भाई साहब इतने पागल खोड़ी हैं, बूढ़े हो गए यात्रा करते करते, उन्हें क्या करना है, कहाँ मेनका की बात माननी है, कहीं कहाँ अफसरों की बात माननी है, सब पता है उन्हें। ठीक है, कभी कई बार लेडीज भी आ गई, अरे भैया जी आप ऐसा कर लो बहुत अच्छा होगा। अरे भैया जी उस चक्कर में आने वाले नहीं। भैया जी के लिए, जो ग्रुप के लिए अच्छा होगा, चाहे दुनिया पलट जाए यहाँ से वहां, जो ग्रुप के लिए सबके लिए अच्छा होगा वही काम होगा। 2-3 लोगों को देख के काम कभी नहीं होता है, और इसीलिए हमारे ग्रुप के लोग हमारे साथ रहते हैं। उनको पता है कि फैसले सबको देख के लिए जाते हैं, ना ही किसी एक को देख के लिए जाते हैं, ना अपने बच्चे को, ना अपनी बीवी को, ना अपने दोस्त को देख के लिए जाते हैं। जो सबके लिए सही फैसला होगा वही फैसला होगा, और यही धर्म है और यही कर्म है, इसीलिए यहाँ पे टिके हुए हैं। जिसने धर्म कर्म छोड़ दिया, लोगों पे फिदा होना शुरू कर दिया, उसे सब खत्म हो जाएगा। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सिर्फ अपना देखते हैं कि मैं तो बस में खराटे मार रहा हूँ, सो रहा हूँ। अरे जो ड्राइवर बस चला रहा है भैया, उसका भी देखो ना, सुबह शाम तक, और उसकी एक झपकी लगी तो आप तो जाओगे जाओगे, बेचारा और भी जाएगा और यात्री भी जाएंगे। तो ग्रुप लीडर का फैसला यही होता है कि जहां पे भी उसे लगे कि ड्राइवर को, जैसे हर जगह होता है 8-9 घंटे के बाद ड्राइवर को आराम मिलना चाहिए, गवर्नमेंट रूल है, बड़ी बड़ी लॉन्ग बसों में भी होता है, तो हमारे ड्राइवर को मिलना चाहिए भैया। उसमें चाहे किसी की बस छूटे, ट्रेन छूटे, जो मर्जी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। हर कोई इतना वीआईपी है तो अपनी फिर पर्सनल गाड़ी लेके आए, पर्सनल गाड़ी में। ग्रुप के साथ तो ग्रुप की कंडीशन माननी पड़ेगी। हाँ, ग्रुप अगर गलत करेगा तो फिर 90% लोग गलत बोलेंगे तो गलत ही होगा ना, फिर तो सब कुछ ही गलत है। फिर जब 90% लोग बोलेंगे कि गलत हो रहा है, फिर तो बसें अपने आप ही मूव होंगी। पर उसमें समझदार लोग बोलते हैं नहीं भैया सोना चाहिए यार, हमें मरना नहीं है भैया, यात्रा पे आए, कश्मीर तो कभी भी घूम लेंगे, माता वैष्णो देवी अगली बार चले जाएंगे, पर अभी हमें ये नहीं करना। समझ रहे मेरी बात आप? तो इस तरह से होता है। तो यात्रा के अनुभव हर बार अलग होते हैं और हर बार बाबा जी परीक्षा लेते हैं।
है ना। इस बार क्या होंगे वो भगवान जी जानते हैं, पर यह है कि पिछली बार का क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ पीते हैं, कैसे कैसे हालातों से गुजरना पड़ता है, मैंने आपको वो बता दिया। इसके अलावा भी यात्रा के बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जो यात्रियों को बताएंगे या यात्रियों के लिए हम करेंगे, तो उससे यात्रियों को फायदा होगा। तो आने वाली वीडियो में कुछ ना कुछ छोटी छोटी वीडियो या पुरानी जो वीडियो बना रखी है हमने, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो यात्री सुनेंगे तो उनको बड़ा यात्रा करने में बड़ा सहयोग मिलेगा, या उनको पता चलेगा यात्रा कैसे करनी है, या यात्रा में क्या कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बहुत जरूरी है। तो आगे भी आने वाले टाइम में ऐसी वीडियो आती रहेंगी, लेकिन जो पुरानी वीडियो है उनको भी यात्री सुने ध्यान से और अपनी यात्रा को मंगलमय बनाएं। अगर इस बाकी इस तरह की जो वीडियो हम आगे भी देते रहेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है जी। बाकी इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा नीचे, उसमें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक डाल देना जिससे कि यात्री उनको ढूंढ के वहां से चेक कर सकें। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है जी। जय भोले बाबा जी की। ओके जी, जय भोले बाबा जी की।